everyone. Welcome or welcome back to Andrisha Classes. मैं अंद्रिशा और आज हम जानेंगे कि इंडिया में कैसे दूसरे देशों ने कॉलोनीज डेवलप की थी। यानी कि आज के इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि कैसे हमारा देश, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, यहाँ पर दूसरे लोगों ने ट्रेडिंग के नाम पर कब्जा कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे पुर्तगीज़ इंडिया में आए थे और कैसे उन्होंने यहाँ पे अपनी कॉलोनीज डेवलप की थी। सबसे पहले जो सवाल हमारे मन में आता है वो ये होता है कि आखिर इंडिया में ही क्यों, ये ट्रेडर्स इंडिया में ही क्यों आ रहे थे, आखिर ऐसा क्या था इंडिया में। तो इंडिया एक बहुत ही वेल्थी कंट्री मानी जाती थी उस टाइम में, यानी कि जो वो टाइम पीरियड था उस टाइम में बहुत ही ज़्यादा वेल्थ थी इंडिया के पास। इंडिया बहुत फेमस कंट्री थी उस टाइम, क्योंकि इंडिया में ट्रेडिंग होती थी। जैसे बेसिकली इंडिया काफ़ी डाइवर्स कंट्री हुआ करती थी, तो वहाँ पे सब कुछ था। जैसे कि स्पाइस की ट्रेडिंग होती थी, कॉटन की ट्रेडिंग होती थी और अलग अलग तरह की एग्रीकल्चर सेक्टर में अलग अलग तरह की ट्रेडिंग हुआ करती थी। हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया करते थे चीज़ें। और इसके अलावा हमारे इंडिया में बहुत सारे टेम्पल्स थे जो बहुत फेमस थे, बहुत वेल्थ थी हमारे पास। अब हम ये देखते हैं कि कैसे पुर्तगीज़ ने इंडिया को खोजा और कैसे वो यहाँ पे आए। तो बेसिकली वास्को डी गामा, जो कि एक पुर्तगीज एक्सप्लोरर थे, इन्होंने इंडिया तक सी रूट खोजा था, यानी कि समुद्री इलाकों से इंडिया तक कैसे पहुंचा जाए ये इन्होंने खोजा था। 20 मई 1498 को वास्को डी गामा ने इंडिया में लैंड किया था कालीकाट नाम की एक जगह पे, जो कि मालबार कोस्ट पे है। मालबार कोस्ट बेसिकली जो केरला की साइड कोस्ट लाइन है उसको कहते हैं मालबार कोस्ट। तो वास्को डी गामा ने 20 मई को कैलीकॉट में आए थे वो, और वो पहले यूरोपियन थे जो इंडिया तक पहुंचे थे समुद्री रास्तों से। तो इसलिए कहा जाता है कि वास्को डी गामा ने ही उन समुद्री रास्तों की खोज की थी जो इंडिया तक जाते हैं। वो जब यहाँ पे आए कालीकाट में, तो कालीकाट में उस समय जैमोरिन राजा का शासन चल रहा था। जैसे कि इंडिया में तो उस टाइम रूलर्स शासन करते थे, तो जैमोरिन नाम का एक रूलर था जिसका शासन उस वक्त चल रहा था। तो वास्को डी गामा जाके उनसे मिलते हैं, तो वास्को डी गामा से मिलके जैमोरिन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो उनको ट्रेड करने की परमिशन भी दे देते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे उस वक्त क्या होती है कि जो जैमोरिन होते हैं वो ट्रेड करने की परमिशन देते हैं वास्को डी गामा को अरेबियन सी में, और अरेबियन सी में उस टाइम अरब ट्रेडर्स ऑलरेडी थे। और वैसे भी वास्को डी गामा एक पुर्तगाली थे जो कि मुस्लिमों के कट्टर दुश्मन होते हैं, मुस्लिमों से उनकी बिल्कुल नहीं बनती है। तो इसलिए ऐसा तय हो चुका था कि अरब ट्रेडर्स में और पुर्तगाल की इस कंपनी में, अगर पुर्तगाल कंपनी यहाँ पे आती है तो इन लोगों के बीच में ज़रूर कोई ना कोई झगड़ा होगा, कोई कन्फ्लिक्ट होगा, कोई वार होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि वास्को डी गामा सिर्फ 3 महीनों तक ही वहाँ पे रहते हैं और फिर वो सामान वगैरह लेकर, जितनी शिप्स के साथ वो आए थे इंडिया में, वो वापस पुर्तगाल चले जाते हैं। और वहाँ पे जाकर जब वो उन सामान को वहाँ पे बेचते हैं, तब जाके उन्हें एहसास होता है कि अगर हम इंडिया से सामान अपने देश में लाकर बेच रहे हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। उन्हें एक्चुअल में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था, जितना उनको खर्च लगा था अपनी यात्रा में उससे कई गुना ज़्यादा उन्होंने प्रॉफिट कमा लिया था। तो अब वो सोचते हैं कि ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो वहाँ के जो रूलर होते हैं उनको भी समझ में आता है कि हाँ, ये तो काफ़ी है, अगर हम इंडिया में ट्रेडिंग करते हैं और इंडिया से सामान लाके हम अपने देश में बेचते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो इसलिए जो उस समय पुर्तगाल के जो राजा थे, किंग मैनुअल वन, वो जो रहते हैं वो एक फरमान जारी करा देते हैं कि सिर्फ पोर्टुगीज गवर्नमेंट, यानी कि जो सरकार है, वही डिसाइड करेगी कि ट्रेडिंग मिशन के लिए, यानी कि ट्रेड करने के लिए इंडिया में कौन जाएगा। उसके अलावा कोई भी प्राइवेट ट्रेडर या फिर कोई भी लोकल ट्रेडर, भले ही वो पुर्तगाल का है लेकिन फिर भी वो वहाँ पे नहीं जा सकता है, ऐसा किंग मैनुअल वन कह देते हैं।
उसके बाद किंग मैनुअल वन की अनुमति से पेड्रो आल्वारेस कैब्रल नाम का एक शख्स जो रहता है वो इंडिया जाता है। और इस बार वो काफ़ी बड़े फ्लीट के साथ गए थे। फ्लीट मतलब कि जितनी शिप्स वास्को डिगामा लेकर गए थे उससे कई गुना ज़्यादा शिप्स कैब्रल लेकर जाते हैं इंडिया। और इंडिया जब वो जा रहे थे तो वो रास्ते में भटक जाते हैं और इसी भटकाव के चलते वो ब्राज़ील की खोज भी कर लेते हैं। तो यहाँ ब्राज़ील की डिस्कवरी में भी कैब्रल का नाम आता है। कैब्रल जो होते हैं वो इंडिया पहुँचते हैं, वो भी कालीकाट पहुँचते हैं और वहाँ पे जाकर ज़ैमोरिन से मिलते हैं। ज़ैमोरिन इनका भी स्वागत करते हैं और फिर जो कैब्रल होते हैं ये ज़ैमोरिन से परमिशन लेकर पुर्तगाल में एक फैक्ट्री बनवाते हैं। फैक्ट्री मतलब कि गोदाम, जहाँ पे ट्रेडिंग का जो सामान है सारा वो रखा जाएगा और वहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा सामान। तो कालीकाट में कैब्रल एक फैक्ट्री बनवाते हैं जो कि पहली पोर्तुगीज फैक्ट्री होती है। अब क्या हो जाता है कि अब जो अरब ट्रेडर्स थे, क्योंकि हमने पहले ही कहा कि अरब ट्रेडर्स तो पहले से ही थे अरेबियन सी में, तो अब अरब ट्रेडर्स को गुस्सा आने लगता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रिलीजियस भी था इनका, ये एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे धर्म के नाम पर भी अगर देखा जाए तो, और वैसे भी ट्रेडिंग बिजनेस में भी इनके अचरंग पड़ने वाली थी। इसलिए ये जो अरब ट्रेडर्स थे काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और अब इनको मतलब अब यहाँ पे इनके बीच में वॉर टाइप का बन जाता है। अब इनकी लड़ाई होनी ही थी। तो यहाँ पे अरब ट्रेडर्स और पेड्रो आल्वारेस कैब्रल के बीच में एक युद्ध होने वाला है। तो फिर यहाँ पे जब इस बात को लेकर मारकाट मचने लगती है, जब दंगे भड़कने लगते हैं, तो फिर जो ज़ैमोरिन होते हैं जो कि राजा होते हैं वहाँ के, तो उनका कुछ कार्य बनता है। तो वो इन्हें वार्निंग देते हैं एक कि आप लोगों को ट्रेडिंग करने के लिए हमने परमिशन दी है तो आप ट्रेडिंग करिए, ऐसे युद्ध यहाँ पे नहीं होने चाहिए। और बेसिकली जो ज़ैमोरिन थे ये हमने पहले भी आपको बताया कि ये अरब ट्रेडर्स को ज़्यादा मानते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि अरब ट्रेडर्स वहाँ पे पहले से थे, उन्होंने वहाँ पे ज़्यादा काम किया था इसलिए। और इस बात से कैब्रल काफ़ी क्रोधित हो जाते हैं। उनको ऐसा लगने लगता है कि नहीं, ये सही नहीं हो रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो फिर हमारा बिजनेस, हमारा जो ये ट्रेडिंग पर्पस है, जो हमारा मेन पर्पस है यहाँ आने का, वो हम पूरा नहीं कर पाएंगे। तो फिर इसके बाद जो कैब्रल होते हैं वो कुछ टाइम तक यहाँ पे रहते हैं, लेकिन फिर कुछ समय बाद वो वहाँ से वापस चले जाते हैं। 1501 में कैब्रल वापस पुर्तगाल चले जाते हैं और वास्को डिगामा 1502 में वापस कालीकाट आते हैं। ये इनकी सेकेंड विजिट होती है यहाँ पे। और जैसे कि फर्स्ट विजिट में तो अभी तक वास्को डिगामा काफ़ी अच्छे थे इंडियंस के लिए भी और ज़ैमोरिन के लिए भी, लेकिन अब क्या होता है, अब वास्को डिगामा यहाँ पे काफ़ी बड़ा समूह लेके आए होते हैं शिप्स का। और इसके साथ में ही सिर्फ शिप्स ही नहीं बल्कि ये एक बड़ी नावल फोर्स लेकर आते हैं, एक समुद्री फौज लेकर आते हैं। और इनको समुद्र में जितनी भी शिप्स मिलती हैं दूसरे लोगों की जितनी भी शिप्स मिलती हैं वो सारी शिप्स को तबाह कर देते हैं। तो वास्को डिगामा आते हैं और ज़ैमोरिन को इसकी खबर चल जाती है, उनको पता चल जाता है कि वास्को डिगामा ऐसे आ रहे हैं। तो ज़ैमोरिन काफ़ी डर जाते हैं कि अब हम क्या करेंगे। तो जब वास्को डिगामा जाकर ज़ैमोरिन से मिलते हैं तो वो उनसे जाकर उनकी बातचीत होती है और फिर उसके बाद फिर भी अभी भी ज़ैमोरिन जो है अपना डर दिखाते नहीं है, वो फिर से वास्को डिगामा का काफ़ी धूमधाम से स्वागत करते हैं। तो जो वास्को डिगामा होते हैं इनसे आकर बोलते हैं कि देखिए कालीकाट में जितने भी मुस्लिम्स हैं आप इन सबको यहाँ से हटा दीजिए, जितने भी लोकल हैं जो भी हैं इन सबको हटा दीजिए, जो कि ज़ैमोरिन के बस में नहीं था। तो इसलिए ज़ैमोरिन वो नहीं कर सकते थे, तो इसलिए ज़ैमोरिन जो होते हैं वो साफ साफ वास्को डिगामा को मना कर देते हैं कि हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। इस बात से वास्को डिगामा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे होती है अरब ट्रेडर्स और पोर्टुगीज ट्रेडर्स के बीच में लड़ाई। यानी कि यहाँ पे अरब ट्रेडर्स और पोर्टुगीज ट्रेडर्स के बीच में होती है लड़ाई। और लड़ाई के बाद जो वास्को डिगामा होते हैं वो लोकल जो रूलर्स थे वो उनको मजबूर कर देते हैं कि वो पुर्तगीज ट्रेडिंग को यहाँ पे परमिशन दें, यानी कि पुर्तगीज लोगों को यहाँ पे ट्रेडिंग करने की परमिशन ज़बरदस्ती वो लेते हैं लोकल रूलर्स से।
और फिर उसके बाद ये ज़बरदस्ती ही कुछ जगहों पे अपने वेयर हाउसेज यानी कि अपनी फैक्ट्री बनाते हैं, अपने गोदाम बनवाते हैं, और गोदाम के साथ साथ ये उन सभी जगहों पे अपने किले भी बनवाते हैं। यानी कि एक तरह से ये यहाँ पे अब कब्जा करने वाली नीति अपनाई जा रही थी। तो कन्नौर, कोच्चिन और कालीकाट में वो लोग अपना ट्रेडिंग स्टेशन यानी कि वेयर हाउस या फिर फैक्ट्री, जो भी कहना चाहें कह सकते हैं, वहाँ पे सेटअप करवाते हैं और उसके आसपास फोर्ट्स भी बनवाते हैं। फिर उसके बाद जो वास्को डी गामा होते हैं ये वहाँ पे कुछ टाइम तक रहते हैं और फिर उसके बाद 1503 में ये वापस आ जाते हैं पुर्तगाल। अब जो पुर्तगाल के जो राजा थे किंग मैनुअल वन, अब ये सोचते हैं कि ठीक है, जब इनको मतलब पता चलता है कि ठीक है वास्को डी गामा वहाँ गए थे और उन्होंने वहाँ पे अपनी फैक्ट्रीज बनवा दी हैं, फोर्ट्स बनवा दिए हैं, तो फिर अब ये सोचते हैं कि अब तो एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर देते हैं, मतलब एक ऐसा इंसान जो कि वहाँ पे रहे और वहाँ का सारा काम देखे। तो यहाँ से बात उठती है एक रेसिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करने की इंडिया के हेडक्वार्टर्स में, या फिर कह सकते हैं इंडिया के ट्रेडिंग सेंटर्स में। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो किंग मैनुअल वन थे वो एडमिनिस्ट्रेटर्स को अपॉइंट करते हैं और इन एडमिनिस्ट्रेटर्स को नाम दिया जाता है वाइसरॉय ऑफ इंडिया, और इनका 3 साल का होता था, इन्हें 3 साल तक काम करना होता था, वर्किंग टाइम पीरियड होता था इनका 3 साल का, और उसके बाद फिर ये चेंज हो जाते थे। तो जो इंडिया के पहले पुर्तगीज वाइसरॉय थे उनका नाम था फ्रांसिसो दे अल्मेडा, और ये जब इंडिया आते हैं तो फिर ये कोच्चिन को हेडक्वार्टर बना देते हैं पुर्तगीज गवर्नमेंट का। फिर उसके बाद जो हमारे सेकंड वाइसरॉय थे वो थे अफोंसो दा अल्बुकर्की। तो ये इन्हें एक तरह से रियल फाउंडर कहा जाता है पुर्तगीज पावर का, क्योंकि इन्होंने इंडिया में बहुत काफ़ी काम किया था पुर्तगीज के लिए। अब ये सबसे पहले ये क्या करते हैं कि 1510 में ये गोवा पे कब्जा कर लेते हैं और उसको पुर्तगालीज का कैपिटल बना देते हैं। अब ये ऐसा इसलिए करते हैं, इसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस थे जिसमें जो मैं आपको बता रही हूँ। समुद्र के पास था तो यहाँ पे शिप्स वो आसानी से अपनी रख सकते थे। उसके अलावा यहाँ से ये अरब सी ट्रेड रूट्स को कंट्रोल कर सकते थे, क्योंकि बगल में अरेबियन सी है तो यहाँ से सारे ट्रेड रूट्स को वो कंट्रोल करेंगे, इसलिए उन्होंने गोवा को कैप्चर किया था। उसके अलावा जो गोवा था वो मालबार कोस्ट के काफ़ी ज़्यादा पास में था, यानी कि स्पाइस रीजन, एक तरह से स्पाइस पे भी अपना मतलब हक जमा रहे थे। और उसके बावजूद ये गुजरात के जो सी पोर्ट्स थे वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा क्लोज था, तो इसलिए इन्होंने गोवा को कैप्चर किया था। उसके बाद आते हैं नूनो दा कुन्हा, जो कि हमारे तीसरे वाइसरॉय थे इंडिया के। ये इंडिया में जो कोच्चिन में जो हेडक्वार्टर बनाया था अल्मेडा ने, वो इसको गोवा में शिफ्ट कर देते हैं। और इस टाइम पीरियड में हमारे इंडिया के जो लोकल रूलर्स थे, जैसे कि मुगल्स हो गए या फिर गुजरात के रूलर्स हो गए या फिर कहीं के भी रूलर्स, तो काफ़ी सारे कन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे इन रूलर्स के बीच में। और ये जो नूनो दा कुन्हा थे, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इंडियन रूलर्स के बीच में चल रहे उन कन्फ्लिक्ट्स का फ़ायदा उठाया। अब इन्होंने क्या किया कि उस टाइम पीरियड पे सुल्तान, जो गुजरात के सुल्तान थे बहादुर शाह और हुमायूं, इनके बीच में युद्ध चल रहा था। तो कुन्हा ने गुजरात के सुल्तान का सपोर्ट किया, और जो सुल्तान थे गुजरात के, इन्होंने एक ट्रीटी साइन की। मतलब इनको क्या लगा कि गुजरात के सुल्तान को लड़ाई कर रहे थे हुमायूं से, तो इनको चाहिए था पुर्तगालीज का सपोर्ट। तो इन्होंने कुन्हा के साथ एक ट्रीटी साइन कर ली, जिसे ट्रीटी ऑफ बसाइन के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि दीव और बसाइन, जो कि अभी प्रेजेंट डे मुंबई में है, ये इन्होंने पुर्तगालीज के नाम पे कर दिया था। मतलब पुर्तगालीज को एक तरह से इन्होंने दे दिया था। तो इस तरह से धीरे धीरे जो कन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे लोकल रूलर्स में, उसका फ़ायदा उठा रहे थे दूसरे लोग। तो अब हम देखते हैं, एक बार रैपिड रिवीजन करते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो यहाँ पे
अभी अगर हम देखें तो 1498 से पहले, यानी कि जब वास्को डिगामा नहीं आए थे तब, तो उस टाइम दिल्ली सल्तनत चल रही थी, विजयनगर एम्पायर अपने एकदम चरम सीमा पे था। अरब ट्रेडर्स जो थे वो बहुत पावरफुल हो रहे थे, अरेबियन सी में उनका दबदबा हो रहा था। और जो इंडिया था, इंडिया तो था ही, मतलब ट्रेडिंग में इंडिया बहुत आगे निकल गया था। वो 1/4 ऑफ वर्ल्ड जीडीपी में इंडिया का नाम आता था। तो इंडिया काफ़ी रिच हो रखा था उस टाइम पे। फिर 1498 में वास्को डिगामा इंडिया पहुंचते हैं सी रूट्स के द्वारा। कालीकाट में आते हैं, जैमोरिन से मिलते हैं, ट्रेडिंग वगैरह करते हैं कुछ, फिर वापस अपने देश लौट जाते हैं। उसके बाद हमारी फर्स्ट जो पुर्तगालीज़ की जो फर्स्ट फैक्ट्री थी वो बिल्डअप होती है। पेड्रो कैब्रल जो होते हैं वो पहली फैक्ट्री लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो गवर्नर होते हैं, फ्रांसिसो दे अल्मेडा को वो पहला वायसरॉय बना के इंडिया में भेजते हैं, क्योंकि इंडिया में जो काम था उसे उसकी देखरेख करने के लिए वो उन्हें वायसरॉय बना के भेजते हैं। और वायसरॉय का जो टाइम पीरियड होता है, वर्किंग टाइम पीरियड, वो होता है 3 साल का। उसके बाद यहाँ पे ब्लू वाटर पॉलिसी एक काफ़ी फेमस पॉलिसी थी। ये क्या था? ये था फ्रांसिसो डे अल्मेडा की पॉलिसी थी। ये क्या चाहते थे कि जो पुर्तगीज़ हैं, यानी कि जो फ्रांसिसो डे अल्मेडा चाहते थे कि जो पुर्तगालीज़ हैं इनका इंडियन ओशन ट्रेड पे और अरेबियन ओशन ट्रेडिंग पे हर जगह इनका दबदबा हो जाए। तो ये कंट्रोल करना चाहते थे, उसी को इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी का नाम दिया था। उसके बाद अल्बुकुर्की जो होते हैं वो गोवा को कैप्चर करते हैं 1510 में। उसके पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं। और फिर गोवा को कैप्चर करने के बाद ये पूरे गोवा में बहुत सारे नियम वगैरह भी लागू करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मतलब हमारे इंडिया में एक प्रथा चलती है, बहुत पुरानी प्रथा चलती थी, सती प्रथा नाम था उसका, तो उसको वहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। और उसके बाद मतलब जो अल्बुकुर्की थे ये चाहते थे कि वो जो गोवा है वो पुर्तगालीज़ का एक रीजन बन जाए, ऐसा लगे कि वहाँ पे पुर्तगालीज़ ही रहते हैं। इसके लिए उन्होंने एक मिक्स्ड मैरिज अलायंस पॉलिसी भी यूज़ की। उन्होंने पुर्तगालीज़ जो थे उनको इनकरेज किया कि वो वहाँ के लोकल लोगों से शादी कर लें, ताकि वो वहाँ पे पुर्तगालीज़ की पॉपुलेशन बढ़ा सकें। और इसके अलावा उन्होंने वहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी उसको भी पुर्तगीज़ में चेंज कर दिया था। तो ये सब किया था अल्बुकुर्की ने गोवा को कैप्चर करने के बाद। उसके बाद अल्बुकुर्की को रियल फाउंडर कहा जाता है पुर्तगीज़ पावर का इंडिया में, क्योंकि उन्होंने ही काफ़ी कुछ यहाँ पे किया था। उन्होंने ही बेसिकली गोवा को भी कैप्चर किया था, तो काफ़ी कुछ उन्होंने ही किया था। उसके बाद नूनो दा कुन्हा जो होते हैं वो एक्सपेंशन करते हैं। अब वो कैसे एक्सपेंशन करते हैं? तो उन्होंने जो कन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे हमारे लोकल इंडियन रूलर्स में, उसका फ़ायदा उठा के वो बहुत सारे जगहों पे कब्ज़ा करते हैं, जिसमें से एक फेमस होती है अलायंस, जिसको हम डिफेंसिव ऑफेंसिव अलायंस कहते हैं, जिसके अंतर्गत ट्रीटी ऑफ बसाइन साइन की जाती है और इसमें दीव और बसाइन नूनो दा कुन्हा को मिल जाते हैं। और ये जो पुर्तगीज़ थे इन्होंने ट्रेडिंग के साथ साथ एक और चीज़ इनकी थी, वो भी इनका एक पर्पस था। ये यहाँ पे धर्म परिवर्तन पे काफ़ी जोर देते थे। इन्होंने गोवा में बहुत सारे लोगों का धर्म परिवर्तन करवाने के लिए बहुत सारे लोगों को फोर्स किया था। क्रिश्चियनिटी को ये लोग प्रमोट करते थे, तो ये भी एक चीज़ थी। तो कुछ इस तरह से जो पुर्तगीज़ थे वो इंडिया में आए और इन्होंने इंडिया में कब्ज़ा जमाया। ट्रेडिंग के साथ साथ इन्होंने रिलीजन को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें की। तो इतना ही था आज की वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेशन सारी आपको समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।